दोस्तों, कुछ भूत ऐसे भी होते हैं जो कुछ देने के बदले में इंसान से कुछ चीजें मांगते भी हैं। और आज हम ऐसे ही एक हॉरर कहानी देखने वाले हैं जिसमें कुछ दोस्त मिलकर ओझा बोर्ड की मदद से एक आत्मा के जरिए अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। लेकिन क्या वो लोग एक अच्छे आत्मा से बात कर रहे थे या फिर उसके पीछे कोई और ही शैतानी आत्मा मौजूद है? ऐसे में क्या इन दोस्तों की इच्छाएं पूरी होगी या फिर उनको उस आत्मा को बुलाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? यही देखेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्यादा पुरानी घटना पर आधारित है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है मुर्गन नाम के एक जर्नलिस्ट से, जिसे मलेशिया के रहस्यमय कहानियों के बारे में लिखना बहुत ज्यादा पसंद है। वो अक्सर ऐसे भूत प्रेत से जुड़ी कहानियों के बारे में रिसर्च करता रहता है। और दोस्तों, इसी सिलसिले में वो एक दिन शंकर नाम के एक बंदे से जाकर मिलता है और शंकर मुर्गन को अपने साथ घटी हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताता है जहां पर उनका सामना एक बहुत ही डरावनी आत्मा से हुआ था। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर हम देखते हैं शंकर के दो दोस्त हैं जिनके नाम हैं अनबू और गुरु। यहाँ अनबू को पुरानी चीजें और हिस्टोरिकल सामान कलेक्ट करने का काफी शौक था, लेकिन वो पैरों से लाचार था। अब एक दिन ये तीनों दोस्त एक ओझा बोर्ड की मदद से आत्मा को बुलाने का फैसला करते हैं और इसके लिए वो एक गेम खेलते हैं जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ द कॉइन। अब पहली बार ट्राई करने के बाद उनका कोई कांटेक्ट नहीं बनता, लेकिन फिर अनबू इस गेम के लिए एक बहुत ही पुराना कॉइन निकालता है जो कि कई दशक पुराना है और ये सिक्का उसके कलेक्शन का सबसे पुराना सिक्का है। अब इस बार आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया असरदार हो इसलिए शंकर अपनी खून की एक बूंद भी इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी उन्हें काफी देर तक कुछ जवाब नहीं मिलता। इस वजह से गुरु थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगता है, लेकिन अनबू और शंकर फिर से एक बार कोशिश करते हैं और इस बार आत्मा उनसे जुड़ जाती है। अब ये लोग आत्मा को उसका नाम पूछते हैं। आत्मा बताती है, मेरा नाम मल्लिका है। अब इसी सवाल जवाब के दौरान मल्लिका इन्हें ये भी बताती है कि वो वही की एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और उसकी मौत 23 साल की उम्र में ही हो गई थी। और वो उन्हें ये बताती है कि उसकी मौत 2010 में डूबने से हुई थी। अब ये बातें सुनने के बाद शंकर और अनबू को उस आत्मा पर विश्वास हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गुरु को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी बात एक आत्मा से हो रही है। इसलिए अब अनबू और शंकर उस आत्मा मल्लिका से एक सवाल पूछते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम एक ऐसे राज के बारे में बताओ जो गुरु के अलावा किसी को पता ना हो। ऐसे में मल्लिका ओझा बोर्ड की मदद से गुरु से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे दोस्तों को उस लड़की के बारे में बताऊं जिसे तुम सबसे छुपा कर इस घर में लेकर आए थे? अब ये बात सुनकर गुरु के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो गुस्सा हो जाता है और ये लोग इस गेम को यहीं पर बंद करते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं अनबू एक दुकान चलाता है जहां पर वो पुराने सिक्कों को खरीदने बेचने का काम करता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं गुरु को, जो इंटरनेट वगैरह पर रिसर्च करके मल्लिका नाम की लड़की का फोटो निकालता है जो कि 2010 में मलेशिया के यूनिवर्सिटी में ही स्टूडेंट हुआ करती थी। अब रात को अनबू और शंकर घर पर वापस लौटते हैं तो गुरु उन्हें एक तस्वीर दिखाता है जो कि दीपक नाम के एक लड़के ने यूनिवर्सिटी के ब्लॉग पर पोस्ट की थी। यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि मल्लिका के बैच के सारे स्टूडेंट अगले साल ग्रेजुएट हो गए थे, लेकिन उस तस्वीर में मल्लिका कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब तो यही है कि 2010 में मल्लिका के साथ कुछ न कुछ तो हुआ था। अब यहाँ पर ये लोग दोबारा से मल्लिका के आत्मा के साथ बात करने लगते हैं। वो उससे पूछते हैं कि ये तस्वीर किसकी है? मल्लिका कहती है, हाँ, ये मेरी ही तस्वीर है। आगे ये लोग मल्लिका से ये पूछते हैं कि उसकी मौत किस नदी में डूबकर हुई, जिस पर वो आत्मा कहती है कि एक अदृश्य नदी में। उसके बाद वो मल्लिका से पूछते हैं कि वो अभी तक इस दुनिया में क्यों फंसी हुई है, जिस पर वो आत्मा कहती है कि उसे बदला लेना है। अब ये सुनकर गुरु और उसके दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। फिर यहाँ पर शंकर कहता है कि उन्हें मल्लिका से कुछ ऐसा पूछना चाहिए जिससे कि उन्हें फ्यूचर में फायदा हो। उसके बाद ये लोग मल्लिका से जीतने वाली लॉटरी का नंबर पूछते हैं ताकि उन्हें किसी तरह 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए। अब इस बात पर वो आत्मा कहती है कि
मैं तो तुम्हें लॉटरी का नंबर बता दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम लोगों को मुझे कुछ देना होगा। वो आत्मा कहती है कि मुझे 2 पैरों वाला जानवर चाहिए। अब ये सुनकर अनबू और शंकर सोचने लगते हैं कि शायद इस आत्मा को किसी मुर्गी वगैरह की बलि चाहिए होगी, और वो तुरंत ही हाँ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गुरु काफी सतर्क था। वो कहता है कि उन्हें कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए। अब ये सुनकर वो आत्मा भड़क जाती है और गुरु से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद तुम्हारे दोस्त थुक्कन और चौक्कन तुम्हें बचा लेंगे? अब ये सुनकर शंकर और अनबू को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन गुरु बहुत ज्यादा डर जाता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। अब दोस्तों, उसके अगले दिन शंकर और अनबू देखते हैं कि गुरु घर पर नहीं है। वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता, इसीलिए शंकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। शंकर को गुरु एक बार में बहुत ही डरी हुई हालत में मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो शंकर से कहता है कि जब तक वो लोग उसे वादा नहीं करते कि वो लोग दोबारा से उस आत्मा से बात नहीं करेंगे, तब तक वो घर पर वापस नहीं लौटेगा। इस पर शंकर कहता है कि उसे पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसीलिए उसने लॉटरी के बारे में उस आत्मा से बात की थी। अब यहाँ पर गुरु एक खतरनाक बात बताता है। पिछली रात उसे एक भयानक सपना आया था, जहाँ पर उसने एक आत्मा को देखा। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर गुरु रात में सो रहा है और अचानक ही एक डरावनी आत्मा उसका गला दबाती है। यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है और गुरु शंकर को एक बालों का गुच्छा दिखाता है, जो उसने पिछली रात उसी घटना के दौरान उस आत्मा के सर से खींचा था। और दोस्तों, गुरु ये भी बताता है कि थोप्पन और चौक्कन भगवान गणेश और भगवान शिव के पुराने नाम हैं, जिस नाम से उन्हें मदुरई में बुलाया जाता है। यानी कि दोस्तों, इस आत्मा को इस बात का पता है, मतलब कि ये कोई मल्लिका नाम की मामूली सी आत्मा नहीं है, बल्कि ये दूसरी ही ताकतवर आत्मा है, जिससे हमें दूर ही रहना चाहिए। अब इसके बाद गुरु और शंकर वापस घर पर लौटते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी नशे में थे। क्योंकि अब ये लोग नशे में थे, तो वो फिर से उस आत्मा को बुलाने का फैसला करते हैं और ओजा बोर्ड वगैरह मंगाकर वापस से उस आत्मा से बात करने लगते हैं। यहाँ पर यह आत्मा फिर से उन लोगों को 2 पैरों वाला जानवर लाने के लिए कहती है, और ये बात सुनते ही गुरु बहुत भड़क जाता है और गुस्से में आकर उस ओजा बोर्ड पर पैर रख देता है। अब ये देखकर वह आत्मा कहती है अब मौत आएगी। अब ये सुनकर गुरु को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शंकर और अनबू के लाख मना करने के बावजूद भी उस बोर्ड और उस कॉइन को बाहर फेंक देता है। अब उसके अगले दिन सुबह शंकर को बाथरूम के कोने में गुरु की लाश मिलती है, जिसे देखकर उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। और यही नहीं, उसके हाथ में वो सिक्का भी मिलता है, जिसे पिछली रात उसने बाहर फेंक दिया था। और दोस्तों, अब यहाँ पर शंकर अपनी कहानी खत्म करता है, जो वो मुर्गन को सुना रहा था। अब ये कहानी सुनने के बाद मुर्गन शंकर से उस सिक्के के बारे में पूछने लगता है, जिससे कि ये सारा खेल शुरू हुआ था। अब यहाँ पर पहले तो शंकर उसे मना करता है, लेकिन फिर मुर्गन उसे थोड़े पैसे देता है और उसके बाद शंकर उसे उस घर में लेकर जाता है जहाँ पर यह हादसा हुआ था। यहाँ पर यह सिक्का अभी भी वहीं पर पड़ा था जहाँ पर गुरु की जान चली गई थी। यहाँ पर मुर्गन ये बात नोटिस करता है कि ये सिक्का काफी पुराना है और अब उस कॉइन को लेकर ये लोग अनबू के पास जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि ये कॉइन उसकी दुकान पर किसी ने उसे बेचा था, लेकिन इसके ओरिजिन के बारे में बेचने वाले को खुद भी पता नहीं था। अब रजिस्टर चेक करने पर ये लोग जान पाते हैं कि इस कॉइन को 2010 में दीपक नाम के एक लड़के ने बेचा था। तभी यहाँ पर शंकर बताता है कि मल्लिका की तस्वीर जो इंटरनेट से निकाली गई थी, वो भी दीपक नाम के लड़के ने ही खींची थी। यहाँ तक कि उसकी मौत 2010 में हुई थी। अब इस बात की जड़ तक पहुँचने के लिए ये लोग रजिस्टर में लिखे हुए एड्रेस पर जाने लगते हैं, ताकि सारा सच सामने आ सके और वो खुद दीपक से ही पूछकर सारी सच्चाई जान सकते हैं। अब यहाँ पर रास्ते में वहां जाते वक्त मुर्गन इस कॉइन की फोटो अपने फादर को भेज देता है, क्योंकि मुर्गन के फादर को ऐसे पुराने सिक्कों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी। अब ये सारे लोग दीपक के घर पहुंच जाते हैं और मल्लिका की मौत के बारे में उसे पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें जो सच पता चलता है उसे देखकर उनके तो होश उड़ जाते हैं। उन्हें उस घर में मल्लिका भी दिखाई देती है, जो कि जिंदा थी और अब उसने दीपक से शादी भी कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, मल्लिका को देखकर शंकर, अनबू और मुर्गन बिल्कुल भी चौंक जाते हैं और वो मल्लिका से उस सिक्के के बारे में पूछते हैं। अब उस सिक्के को देखने के बाद मल्लिका बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर मल्लिका उन्हें बताती है कि
जब 2010 में वो अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी, तब एक म्यूजियम विजिट के दौरान उसका पुरातत्व चीजों से काफी इंटरेस्ट बढ़ गया और इसीलिए उसने साइड बाय साइड आर्कियोलॉजी का कोर्स करना शुरू कर दिया। इसी पढ़ाई के दौरान एक दिन ये सभी लोग फील्ड विजिट के लिए कदारम के एक पैराफील्ड में गए थे, जहाँ पर खुदाई के दौरान पुराने जमाने की काफी चीजें मिली थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस एरिया में मल्लिका को एक जगह पर मिट्टी थोड़ी अलग दिखाई देती है और वो सिक्का उसे वही मिलता है जिस पर उसका खून भी लग जाता है। जब मल्लिका को वो सिक्का मिला था तब मल्लिका काफी खुश थी और वो बताती है कि वो उस सिक्के को अपने साथ हॉस्टल में लेकर आई थी। लेकिन हॉस्टल में पहुंचने के बाद मल्लिका के साथ कुछ अजीब सी पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो जाती है। उसे अपने आसपास किसी और के होने का एहसास होने लगता है और उसके शरीर पर काफी जख्म के निशान भी उमड़ने लगते हैं। अब इसी दौरान मल्लिका अपने दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहां पर एक पंडित उसे अपने पास बुलाता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे ठीक पीछे किसी काले साये को देखा है जो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। ये सुनकर मल्लिका बहुत ज्यादा डर जाती है और उसी रात अचानक सोते हुए मल्लिका की नींद खुलती है, जहां पर वो देखती है कि उसकी उंगली से खून बह रहा है और वहां नीचे एक डरावनी आकृति उसका खून पी रही थी। अब ये नजारा देखकर मल्लिका बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है और उसके अगले दिन वो तुरंत ही उस पंडित से मिलने के लिए जाती है। मल्लिका उस पंडित से पूछते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका क्या समाधान है। पंडित जी बताते हैं कि तुमने कोई ऐसी चीज अपने पास रख ली है जो तुम्हारी नहीं है, इसीलिए कोई बुरी शक्ति है जो तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है और वो मल्लिका को उस चीज को वापस लौटाने के लिए कहते हैं। वो मल्लिका को एक तरह का भभूत भी देते हैं जो उसकी रक्षा करेगा। अब उसके बाद मल्लिका वापस से अपने हॉस्टल में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी उसके साथ वही भूतिया घटनाएं होने लगती है। इसीलिए मल्लिका खुद को एक रूम में बंद कर लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो आत्मा पहले से ही उसका उस रूम में इंतजार कर रही थी। हम उस आत्मा को देखते हैं जो कि एक बहुत ही डरावना दिखने वाला आदमी है, जिसने अपने हाथ में लोटा और त्रिशूल पकड़ा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और उसने गले में माला वगैरह पहनी हुई थी। अब ये आत्मा मल्लिका की तरफ बढ़ती है और उस पंडित ने दिया हुआ भभूत अपने ऊपर लगा लेती है और वह आत्मा मल्लिका से कहती है कि मैं तो खुद सुप्पन के पिता को पूजता हूँ, और इतना कहकर वह आत्मा वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद मल्लिका बताती है कि उसने तुरंत ही वो सिक्का फिर दीपक को दे दिया था ताकि वो उस सिक्के को उसी जगह पर रखाए, लेकिन दीपक ने ऐसा करने के बजाय उसने वो कॉइन अनबू की दुकान पर बेच दिया और 7 साल के बाद इसका इस्तेमाल उन्होंने ओझा बोर्ड की मदद से उस आत्मा को बुलाने के लिए किया, जिससे कि वो आत्मा फिर से वापस आ गई। अब यहाँ पर शंकर पूछता है कि यहाँ पर सुप्पन का क्या मतलब है, जहाँ पर मल्लिका बताती है कि सुप्पन भगवान मुरुगन का दूसरा नाम है, जिनके पिता स्वयं भगवान शिव है। यानी कि उस आत्मा का ये कहना था कि वो आत्मा भी खुद शिव को पूजती है। उसके बाद शंकर को एक बात याद आती है, जहाँ पर उस आत्मा ने इनसे कहा था कि उसकी मौत एक अदृश्य नदी में डूबकर हुई थी। अब इसी बात में मल्लिका उन्हें बताती है कि पुराने जमाने में कदारम नाम की एक जगह पर एक नदी और समुद्र के बीच एक जमीन हुआ करती थी। वहां पर पानी की कोई भी कमी नहीं थी और वहां पर एक शहर बसा हुआ था और वहां पर लोहे का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था और इसी की वजह से उसका नाम कदारम पड़ा। लेकिन फिर चोला साम्राज्य के राजा राजेंद्र चोला इन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे वो नदी सूखकर मिट्टी में तब्दील हो गई और उसी जगह पर 2010 में वो सिक्का मिला था और शायद इसीलिए उस आत्मा ने इस जगह को अदृश्य नदी बताया था। तभी हम देखते हैं कि इन सारी घटनाओं के दौरान मुरुगन को उसके पिता का कॉल आता है। मुरुगन के पिता उसे बताते हैं कि ये सिक्का 1800 साल से पुराना है। उस समय पांडियन काल चल रहा था। इस सिक्के की एक तरफ मछलियों का सिंबल बना हुआ था और उस सिक्के की दूसरी तरफ भगवान शिव की आकृति बनाई हुई थी, जिन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ था, क्योंकि उस कालखंड में भगवान शिव को बहुत ज्यादा माना जाता था। अब ये सारी बातें पता चलने के बाद मुरुगन और शंकर समझ जाते हैं कि ये आत्मा कोई आम आत्मा नहीं बल्कि बहुत साल पुरानी आत्मा है और अगर इसे शांत करना है तो उन्हें इस सिक्के को उसी जगह पर यानी कि कदारम में जाकर रखना होगा जहां से उन्होंने इस सिक्के को उठाया था। अब ये सभी लोग वैसा ही करते हैं और कदारम के लिए निकल जाते हैं, जहां पर पहुंचकर मल्लिका उस कॉइन को उसी जगह पर रख देती है और माफी भी मांगती है। लेकिन तभी मुरुगन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है
और उस जगह पर खुदाई करने लगता है ताकि वो ये जान सके कि जमीन के इसी हिस्से में वो सिक्का उन्हें क्यों मिला। अब खुदाई करते वक्त शंकर और मुर्गन को एक कंकाल मिलता है जिसके हाथ लोहे के जंजीर से बंधे हुए थे। ये देखकर तो उनके होश उड़ जाते हैं और यहाँ ये कंकाल इतने साल होने के बावजूद भी बहुत पुराना भी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी कोई रक्षा कर रहा हो। तभी हम देखते हैं कि अनबू को कुछ हो जाता है। वो कुल्हाड़ी उठाकर शंकर को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी मुर्गन उसे बचा लेता है। यहाँ पर शंकर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मुर्गन बताता है कि उसे काफी समय से अनबू पर शक था, क्योंकि उसने गौर किया कि उनकी सारी बातचीत के दौरान अनबू की नजर सिर्फ उस कॉइन पर थी और उसे लेकर वो काफी अपसेट भी दिख रहा था। अब यहाँ पर शंकर और मुर्गन अनबू को ऐसा करने का रीजन पूछते हैं और यहाँ पर अनबू एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट की बात बताता है कि जिस दिन गुरु घर से गायब हुआ था उस दिन उसने अकेले में उस आत्मा से बात की थी, जहाँ पर उसने आत्मा मल्लिका से अपने पैर ठीक होने का वरदान मांगा। इस पर उस मल्लिका के पीछे छुपी हुई आत्मा ने अनबू से कहा कि 2 पैरों वाला जानवर लेकर आओ। अब उसी रात हम देखते हैं कि झगड़े के बाद जब गुरु ने उस कॉइन को बाहर फेंक दिया था, तब अनबू किसी तरह उस कॉइन को वापस लेकर आया और उसने ओजा बोर्ड की मदद से उस आत्मा से बात की। यहाँ पर उस आत्मा ने उसे कहा कि वो उसके पैर तो ठीक कर देगी और इन लोगों को कोई चोट भी नहीं पहुंचाएगी, लेकिन बदले में उन्हें एक आदमी को कदाराम की इसी जगह पर लेकर आना होगा। अब ये बात सुनकर अनबू डर जाता है और वो कहता है कि वो किसी आदमी की बलि नहीं चढ़ा सकता, लेकिन वह आत्मा कहती है कि मैं किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, सिर्फ उसके शरीर का इस्तेमाल करूंगी ताकि मैं अपना बदला पूरा कर सकूं। अब ऐसी बात सुनकर अनबू मान जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सबूत के तौर पर वो आत्मा अनबू को 1 मिनट के लिए अपने पैरों पर खड़ा कर देती है। लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर गुरु आ जाता है और वो अनबू के पास फिर से वही सिक्का देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बाथरूम में फ्लश करने लगता है ताकि सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर अनबू गुरु को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं और इसी हाथापाई में गुरु का सर दीवार पर टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और यहाँ पर ये कहानी सुनाकर अनबू बहुत ज्यादा रोने लगता है और यहाँ पर वो कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो अपने पैर वापस पाने के लिए किया, वो गुरु को मारना नहीं चाहता था। अब ये बात सुनने के बाद शंकर अनबू पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अगले ही पल में वो उस कुल्हाड़ी से मुर्गन पर वार कर देता है, जिससे कि मुर्गन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ पर शंकर कहता है कि इस आत्मा को तो सिर्फ एक बॉडी चाहिए ना, तो क्यों ना हम इस जर्नलिस्ट की बॉडी ही उसे दे दे, जिसके बाद ये आत्मा तुम्हारे पैर भी ठीक कर देगी और मुझे लॉटरी भी जितवा देगी और उसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। ऐसा कहते हुए शंकर अनबू से पूछता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उसके बाद अनबू और शंकर मिलकर गड्ढे में मिले कंकाल को उसके साथ बंधे हुए एंकर से निकाल देते हैं। यहाँ पर अनबू कहता है कि ऐसा करने के बाद यह आत्मा आजाद हो जाएगी और तभी हम देखते हैं कि वह आत्मा गड्ढे से बाहर आ जाती है, जिसको हमने मल्लिका के हॉस्टल में देखा था। अब जैसे वो आत्मा बाहर आती है वो हंसने लगती है और पूछती है कि मेरा शरीर कहाँ पर है। इस पर अनबू और शंकर मुर्गन की तरफ इशारा करते हैं। तभी यहाँ पर मुर्गन को होश आ जाता है और वो उस आत्मा से पूछता है कि तुम हो कौन। इस पर वह आत्मा कहती है कि मैं वो हूँ जो अपने शरीर पर जली हुई राख मलकर घूमता है और मुझे पुचंडी कहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जिसने भी ईश्वर का मजाक बनाया वो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा और अब तुम लोग मुझे पत्थर से बांधकर समंदर में भी फेंक दोगे तब भी मैं वापस लौट कर आऊंगा और अपना बदला लूंगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पुचंडी जैसे कई सारे लोगों को जलाकर मार दिया गया था और उन्हें बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया था। यहाँ पर वह आत्मा कहती है कि मैंने हजारों सालों से इंतजार किया, लेकिन इस बार मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। तभी यहाँ पर शंकर और अनबू पुचंडी से अपना इनाम मांगते हैं और हम देखते हैं कि वो आत्मा शंकर के हाथ में कीचड़ रख देती है, जिसे देखकर शंकर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि मैं अमीर बन गया। उसके बाद वो आत्मा अनबू के पैर पर भी वही कीचड़ डाल देती है और वो खुश हो जाता है जैसे कि उसके पैर ठीक हो गए हो, लेकिन अभी भी वो उसी हालत में था। उसके बाद हम देखते हैं कि पुचंडी अचानक मुर्गन के शरीर में दाखिल हो जाता है और उसके अगले सीन में हम देखते हैं मुर्गन एक प्लेन में बैठा होता है और उसके हाथ में वही सिक्का मौजूद था। जिसके बाद एंड में हमें बताया जाता है कि
पुचंडी का मतलब अक्सर लोग भूत या प्रेत से जोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में पुचंडी तमिल इतिहास के धर्म की कहानी है। पुराने समय में तमिल लोगों की जिंदगी में बहुत बुरा समय आया था। इतिहास में उस समय को कलापिरच्ची कहा जाता था। इस कालखंड में लोगों को भगवान शिव की पूजा करने से मनाही कर दी गई थी और जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। पुचंडी वही लोगों में से एक थे जो इस नियम का विरोध करके भगवान शिव की आराधना करते थे और इसी वजह से उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। पुचंडी का मतलब ही होता है शिव भक्ति और यही लोग उस समय त्रिशूल वगैरह लेकर घुमा करते थे। और दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। दोस्तों एंड में हमें बताया गया है कि ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो कि 1996 में मलेशिया के USAM यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ ये घटना हुई थी। लेकिन इस घटना के बारे में इंटरनेट पर कुछ ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखा गया है और फिल्म वालों का कहना है कि ये कहानी सच है। ऐसे में दोस्तों आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग हॉरर मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।